बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेड QEC फोकल पर्सनस, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर्स, अस्सलाम वालेकुम। ये एक छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो इसलिए कि डाटा एनालिसिस जो सैटरडे वाले दिन हमने सीखा था, उसमें कुछ क्यूरीज़ हैं कुछ मेंबर्स की, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दी जाए ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो सारे सॉल्व हो सकें। इसमें पहले नंबर पे ये एक्सेल की फ़ाइल आपके पास मौजूद है जिसका नाम है डाटा कलेक्शन फॉर SARs। ठीक है, यहाँ से आपने वो डाटा लेना है जिसका एनालिसिस करना है। परफॉर्मा नंबर 1 का डाटा लेना है तो नंबर 1 पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस सब्जेक्ट का लेना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं BCom ऑनर्स का डाटा लेना चाह रहा हूँ तो मैं BCom ऑनर्स को सिलेक्ट करूँगा। ये लिस्ट है नीचे, ये जो डाउन एरो नज़र आ रहा है ना, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो तमाम सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे डाटा चाहिए BS फिज़िक्स का। ठीक है, ये थोड़ा डाटा मैं इसको सैंपल के तौर पे आपके साथ शेयर कर देता हूँ। BS फिज़िक्स का मुझे डाटा चाहिए तो मैं यहाँ पे BS फिज़िक्स को सिलेक्ट करूँगा तो ये 35 रिस्पॉन्सेज जो आए हैं बच्चों की तरफ से वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब मैं इस डाटा को यहाँ से कॉपी करके एक नई शीट में शामिल करूँगा। एक नई शीट आपने इंसर्ट करनी है। उसका क्या तरीकाकार है कि जहाँ पे ये एक्सेल की शीट्स ख़त्म हो रही हैं, ये एक्सेल की एक फ़ाइल खुली हुई है, एक फ़ाइल के अंदर नंबर ऑफ़ शीट्स आप बना सकते हैं। तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा शीटें बनी, इन सब शीट्स के बाद एक बटन आपको नज़र आएगा न्यू शीट का, या ये प्लस का साइन बना होगा या किसी और तरह का। बहरहाल उस पर जब आप अपना कर्सर लेके जाएंगे तो न्यू शीट की ऑप्शन आपको नज़र आएगी। इसको क्लिक करेंगे तो एक नई शीट ओपन हो जाएगी। ये देखें, एक नई ब्लैंक शीट, अभी इसमें कुछ नहीं लिखा गया। अब उसको उसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम दे दिया, शीट 2 का। मैं इसको नाम देता हूँ फिज़िक्स, और ये परफॉर्मा 1 का डाटा है ना, परफॉर्मा 1 फिज़िक्स का परफॉर्मा नंबर 1 का डाटा है। मैं इसको ये नाम देता हूँ और इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके ना लेफ़्ट बटन को माउस के क्लिक करके मैं एंड पे जाके छोड़ देता हूँ तो ये लास्ट पे चली जाएगी। क्योंकि ये जो पहले शीटें हैं इनको आप ना ही छेड़ें तो बेहतर है। अपना जो आपने काम करना है वो एंड पे, वेरी लास्ट पे उसको लेके चले जाएं और वहाँ पे जो भी काम करना है कर लें। अब क्या करूँगा, मैं परफॉर्मा नंबर 1 का जो डाटा फिज़िक्स का मैं लेके आना चाह रहा हूँ उसको करूँगा कॉपी। ये सीरियल नंबर से लेके एंड तक इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी को मैं ऐसे सिलेक्ट कर लिया, Ctrl+C प्रेस करके वहाँ पे जाके इसको फिज़िक्स का परफॉर्मा जो मैंने किया है यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब पेस्ट करने के लिए ऊपर से थोड़ी सी लाइनें अगर आप छोड़ दें, रोज़ कुछ छोड़ दें तो बेहतर होगा डाटा, क्योंकि हमने अभी और इसके ऊपर फॉर्मा या तो नीचे लगा लें या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप ऊपर जो भी वर्किंग करनी है वो सबसे ऊपर कर लें। तो यहाँ पे मैं इसको जाके पेस्ट कर दें, ये 2 कॉलम मैंने छोड़ दिए और ऊपर से 3-4 रोज़ छोड़ दिए हैं। तो पेस्ट करने के लिए आप क्या ऑप्शन इस्तेमाल करें, Ctrl+V कर सकते हैं या फिर पेस्ट एज़ वैल्यूज़ Ctrl+V कर लें, या फिर पेस्ट एज़ वैल्यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके बैक एंड पे जो फार्मूलाज है ना वो नहीं फिर यहाँ पे नज़र आएंगे आपको। पेस्ट एज वैल्यूज़ कैसे करेंगे कि ये डाउन एरो, या अगर वर्जन का कोई मेरे ख्याल से फ़र्क हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। कुछ लोग इसको कैसे पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में जाके पेस्ट एज वैल्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास जो वर्जन है इसमें पेस्ट वाला जो बटन है उसके नीचे एक डाउन एरो बना है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ जाती है पेस्ट एज वैल्यूज़। यहाँ पे 1 2 3 लिखा, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो डाटा सारे का सारा यहाँ पे आ गया जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था। ठीक है,
अब कॉलम्स को थोड़ा सा आप एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं कि जहाँ पे ये डी कॉलम ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे ये लाइन है, इधर देखें कर्सर मेरा यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। और जैसे ये यहाँ पे जाएगा कॉलम्स के ऊपर ए बी सी डी एफ, जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे इसका एरो का साइन डाउन एरो बन जाता है। अब जहाँ पे ये डी कॉलम ख़त्म हो रहा है वहाँ पे जब इस कर्सर को लेके जाऊँगा तो ये प्लस का और साइडों पे 2 एरो बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसको अब मैं क्लिक करूँ तो ये डी जो कॉलम है इसके विड्थ को ये बढ़ा देगा, जितनी उसके अंदर डाटा है ना उसके हिसाब से इसकी विड्थ को बढ़ा देगा। फिर मज़ीद जो काम करने वाला वो ये है कि हमने सबसे पहले डाटा ये जो क्वालिटेटिव डाटा है ना इसको तब्दील करना है क्वांटिटेटिव डाटा में। स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, न्यूट्रल या एक और था इसका नाम हमने रखा था, फिर डिसएग्री है और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। अनसर्टन, न्यूक्लियर को हमने क्या किया था, अनसर्टन का नाम दिया था। तो इस डाटा को सबसे पहले आपने इस डाटा को कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल डाटा में। तो उसका क्या तरीकाकार होगा, ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1। द कोर्स ऑब्जेक्टिव्स वर क्लियर, ये स्टूडेंट से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1, उसका उसने आंसर दिया है स्ट्रॉन्गली एग्री, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, स्ट्रॉन्गली एग्री को 5 नंबर देना चाह रहा हूँ, एग्री को 4, अनसर्टन को 3, डिसएग्री को 4 और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री को 1। तो इसके लिए कंट्रोल F प्रेस करके आपने ये रिप्लेस करने हैं। अब जब आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुलेगी जिसमें फाइंड और रिप्लेस दोनों ही ऑप्शंस हैं। तो मैं फाइंड ही नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ रिप्लेस करना। तो रिप्लेस वाली बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो रिप्लेस वाली ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगी। अब इसमें वो कुछ चीज़ें हमसे पूछ रहा है। नंबर 1 वो पूछ रहा है जी फाइंड व्हाट, क्या आप मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ स्ट्रॉन्गली एग्री को। तो स्ट्रॉन्गली एग्री को कंट्रोल C करके स्ट्रॉन्गली एग्री इस फाइल के अंदर जहाँ पे स्ट्रॉन्गली एग्री नज़र आ रहा है ना उसको आपने लाजमी कॉपी करना है, अपनी तरफ से आपने नहीं लिखना, बल्कि जो फाइल के अंदर स्ट्रॉन्गली एग्री है ना जिस भी सेल में वो मौजूद है आपने उसको तलाश करके रिप्लेस करना है। अपनी तरफ से स्ट्रॉन्गली एग्री लिख के उसको रिप्लेस करने की कोशिश ना कीजिएगा। स्ट्रॉन्गली एग्री को मैंने कॉपी किया और फाइंड व्हाट की जगह पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। इसको किसके साथ रिप्लेस करना है, 5 के साथ। और फिर जब आप ये कर लेंगे ना रिप्लेस स्ट्रॉन्गली एग्री और फिर रिप्लेस विद 5, नीचे आपको एक बटन नज़र आएगा जिसका नाम है ऑप्शंस। ये आपने लाजमी इसको ओपन करना है और ओपन करके ये 2 बॉक्स हैं मैच केस और मैच एंटायर सेल कंटेंट्स, इन दोनों को आपने लाजमी सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए इसको रिप्लेस करना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो आप कुछ करेंगे वो आपको रिज़ल्ट कुछ और देगा। तो मैच केस भी आपने करना है और मैच एंटायर सेल कंटेंट्स को भी लाजमी चेक करना है, टिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद फाइंड ऑल करेंगे। फाइंड ऑल में देख लें कि जो भी उसने वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ वाला कॉलम है, इसमें आप देख लें कि जितनी भी उसने फाइंडिंग्स की हैं वो सारी की सारी स्ट्रॉन्गली एग्री वाली ही की हैं। तो इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे नीचे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारी स्ट्रॉन्गली एग्री वाली ही उसने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना। रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया तो 375 रिप्लेसमेंट्स उसने कर दी हैं। जहाँ जहाँ पे स्ट्रॉन्गली एग्री लिखा हुआ था उसको उसने कन्वर्ट कर दिया है 5 में। इसी तरह मैं दूसरा चाह रहा हूँ एग्री को कंट्रोल C करके एग्री को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया कंट्रोल। इसको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ 4 के साथ, ठीक है। पहले क्या करूँगा, फाइंड ऑल पे जाऊँगा, उसने एग्री वाले जितने भी सेल्स थे वो सारे के सारे हाईलाइट कर दिए कि इस सेल में एग्री लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें उसके बाद आप इसको रिप्लेस कर दें, रिप्लेस ऑल। तो ये सारे के सारे 446 रिप्लेसमेंट्स हो चुकी हैं।
फिर उसके बाद मैं करना चाह रहा हूँ अनसर्टन को, तो अनसर्टन यहाँ पे लिखा नज़र आ गया मुझे, कंट्रोल सी करके एग्री की जगह पे अब इसको पेस्ट करूँगा और इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ 3 में। तो फाइंड ऑल पे पहले क्लिक करना है, फिर उसके बाद रिप्लेस ऑल, 78 उसने रिप्लेसमेंट्स कर दी। फिर उसके बाद डिसएग्री को करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल सी करूँगा, अनसर्टन कंट्रोल वी, और किसके साथ करना चाह रहा हूँ, 2 के साथ, फाइंड ऑल पे और फिर रिप्लेस ऑल, ठीक है। उसके बाद है जी स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया इसको, फाइंड वाट की जगह पे लिखा और रिप्लेस विद की जगह मैं इसको 1 के साथ रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, फाइंड ऑल करके ये देखें यहाँ पे स्ट्रॉन्गली डिसएग्री ही वाले आ गए। रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया तो ये सारे का सारा जो डाटा था, क्वालिटेटिव डाटा था, टेक्स्ट था, वो अब कन्वर्ट हो चुका न्यूमेरिकल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, ये कमेंट्स हैं बच्चों के, ये न्यूमेरिकल डाटा नहीं है, क्वांटिटेटिव डाटा नहीं है, ये क्वालिटेटिव डाटा है, तो इसका मीन नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसका मीन भी नहीं निकलेगा, वो उस डाटा का मीन निकलेगा जो न्यूमेरिकल प्योरली न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये अभी हमने क्या किया जी, डाटा को न्यूमेरिकल शेप में कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमने देखना है कि इनका मीन कैसे निकले। मीन निकालने के लिए एक फार्मूला है एवरेज का फार्मूला, ठीक है। एवरेज का फार्मूला हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, लगाएंगे। फार्मूला लगाने के लिए एक्सेल में क्या होता है, सबसे पहले हम इज़ इक्वल टू के साइन से स्टार्ट करते हैं। इज़ इक्वल टू का साइन लिखा, एवरेज लिखना है, AVERAG, एवरेज के बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। अब वो कह रहा है कि नंबर बताएं, किस नंबर के कौन कौन सा नंबर है जिसका मीन आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जितना जो भी डाटा है ना सारा सेलेक्ट कर दूँगा। सबसे पहली वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ये 5, ठीक है। मैं यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करूँगा, ठीक है, ड्रैग करके नीचे जहाँ तक डाटा है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। ये देखिए यहाँ तक डाटा मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद एंटर प्रेस करना है। ब्रैकेट क्लोज़ करके एंटर प्रेस कर दें या वैसे कर दें, वो ठीक है। ब्रैकेट क्लोज़ की और एंटर प्रेस किया तो इसकी देखें उसने जो मीन वैल्यू है वो 4 निकाल दी है, पूरे 4, ठीक है। उसके बाद अब ये फार्मूला बार बार ऊपर वाले ये जो सेल्स है ना वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ये इस सेल को जब मैंने सिलेक्ट किया तो बॉटम राइट पे देखें एक स्केयर, छोटा सा स्केयर टाइप बन गया। अब मैं कर्सर को इस स्केयर के ऊपर लेके जाऊंगा ना तो मेरा कर्सर ब्लैक कलर में प्लस का साइन इख्तियार कर लेता है। इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा ना, लेफ़्ट क्लिक करके आगे ड्रैग करूँगा तो इस सेल के अंदर जो फार्मूला लेके ये 4 वैल्यू आई थी ना, वो फार्मूला ऑटोमेटिकली आगे ट्रांसफ़र होता रहेगा हर एक के कॉलम के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो देखें आखिरी जो कॉलम है ना वहाँ तक मैंने इसको ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था वो फार्मूला यहाँ पे भी आ गया, वही फार्मूला यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कॉलम L था और यहाँ पे कॉलम उसने ऑटोमेटिकली M सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे N को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे O को सिलेक्ट कर लिया। अब जो जो वैल्यूज़ आपको नहीं चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 ये न्यूमेरिकल डाटा नहीं है तो इसको आप फार्मूला यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दें। फिर ये भी वैल्यू इसका मीन नहीं निकल सकता, इसलिए इसको भी डिलीट कर दें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी यहाँ से इसका फार्मूला डिलीट कर दें। ये क्वेश्चन नंबर 13 ये भी कमेंट्स हैं। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये थ्योरेटिकल वैल्यू है या ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसके लिए ये जो परफॉर्मा नंबर 1 है ना उसको आपने साथ खोलना है, ठीक है। वो आपको बताएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, कौन सा न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, डिसएग्री,
क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अबाउट कमेंट्स, तो ये उसने कमेंट्स टेक्स्ट में ही आंसर देना है, इसलिए इसका मीन नहीं निकल सकता। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 का नहीं निकल सकता, कमेंट्स है। फिर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कमेंट्स हैं, इसलिए इनका मीन नहीं निकल सकता, वहाँ पे फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 भी कमेंट्स हैं, ठीक है। 22 भी कमेंट्स हैं, 26 भी कमेंट्स हैं जी। उसके बाद ये जो 3-4 क्वेश्चंस हैं ना आखिरी, ये सारे टेक्स्ट की सूरत में हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें 4 निकल आया, मीन निकला है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये 4 क्यों, अब बच्चे ने किसी ने वहाँ पे येस नो लिखने की बजाय या कमेंट्स देने की बजाय 1 2 3 4 लिख दिया होगा, जिस वजह से उसने इसका मीन जितनी भी वैल्यूज़ इसके अंदर नज़र आई होंगी उसको, ये देखिए उसने 4 निकाल दी, एक वैल्यू उसने 4 किसी बच्चे ने लिख दी है। तो हालांकि ये इनका मीन नहीं निकल सकता, वो चूँकि उसने न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी है इसलिए उसने मीन निकाल के दे दिया। लिहाजा इन 4-5 क्वेश्चंस को फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनको डिलीट कर दें। अब ये इंडिविजुअल क्वेश्चंस का मीन यहाँ तक निकल आया। एक और चीज़ आप नोट करें कि किसी मीन के डेसिमल पॉइंट के बाद किसी के 5-6 डिजिट्स आ रहे हैं, किसी का एक भी नहीं आ रहा है। अब ये देखें 4 है, 4 के बाद पॉइंट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये सारा डाटा सेलेक्ट करके तमाम जितने भी इंडिविजुअल्स हमने मीन्स निकाले हैं सबको सिलेक्ट करके यहाँ नंबर वाले जो फीचर्स हैं ना, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वहाँ पे जाके डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट एक शामिल कर लेते हैं कि डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट आपको नज़र आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और ये जो ज़्यादा नंबर मुझे नज़र आ रहे थे ना, अब ये देखें 3 हो गए, दोबारा प्रेस करूँगा 2 और ये 1, अब 4.0 हो गया। ये अकेला पहले 4 नज़र आ रहा था और ये 4.1, हर एक नंबर डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट को शो करवा रहा है। ठीक है, आसानी के लिए मैंने इसको इस तरह कर दिया। फिर उसके बाद अब क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए इस परफॉर्मा के अंदर ज़रा जाएं, परफॉर्मा नंबर 1 के अंदर। इसमें देखें कि 2 मेजर सेक्शंस हैं, कोर क्वेश्चंस हैं, ये एक सेक्शन है बड़ा मेजर, और दूसरा इसका है एडिशनल कोर क्वेश्चंस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके 2 ग्राफ बनने हैं, एक कोर क्वेश्चंस का ग्राफ और दूसरा एडिशनल कोर क्वेश्चंस का। अब ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इंडिविजुअल क्वेश्चंस को नहीं लेना, हमने हर एक सेक्शन का एक मीन निकालना है। मतलब ये जो बॉक्स है ना पूरा ये वाला, ये एक सेक्शन है, इसका एक बार बनना चाहिए, मतलब एक वैल्यू होनी चाहिए, मीन वैल्यू, जिसको हमने ग्राफ में शामिल करना है। तो वो कैसे आएगी कि इंडिविजुअल 3 क्वेश्चंस का हम मीन निकाल चुके हैं, अब इन 3 क्वेश्चंस का एक अलहदा मीन निकालना है। ठीक है, तो कोर्स कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन का एक मीन निकल आएगा। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये सिर्फ एक बार शो करेगा वहाँ पे ग्राफ के अंदर। तो ये करना कैसे है कि एक्सेल की फ़ाइल में जाके ये क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 का मीन निकाला है इंडिविजुअली। हमें इंडिविजुअल नहीं चलना, हमने क्या करना है, इस पूरे सेक्शन का एक मीन निकालना है। तो वही फार्मूला यहाँ पे लगा के इज़ इक्वल टू वाला इज़ इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट शुरू करेंगे और ये 3 वैल्यूज़ अब सेलेक्ट करूँ, क्योंकि मैं सिर्फ मीन चाह रहा हूँ सिर्फ इन 3 क्वेश्चंस का। तो हर एक क्वेश्चन का जो मीन निकाला था उनका एवरेज एक निकाल लेंगे, तो पूरे सेक्शन का कोर्स कंटेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन का मीन निकल आया 4.1। ठीक है, इसी तरह अब दूसरे सेक्शन, दूसरा कौन सा सेक्शन है, स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन है, स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन, और इसमें मीन किस किस क्वेश्चन का निकाला था, 6 और 7 का। आप 6 और 7 का एक अलहदा कलेक्टिव मीन निकाल लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दो, अब इनका एक अलहदा मीन ऊपर हम निकाल लेते हैं, इज़ इक्वल टू एवरेज
ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का मीन ये सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये दूसरे सेक्शन का 4.1, इसका भी 4.1 मीन निकला है। इसी तरह इसका निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे इज़ इक्वल टू एवरेज 9, 10, 11 और 12 इन क्वेश्चंस का, ठीक है, 4.1। फिर क्वेश्चन नंबर 13, नहीं इसका मीन ही नहीं निकल सकता था। 14, 15, 16 और 17 इनका निकलेगा, इज़ इक्वल टू एवरेज इनका मीन निकल आया, ठीक है। अब ये पता कैसे चलेगा कि किस किस क्वेश्चन का निकालना है? तो वो जो वर्ड में परफॉर्मर्स आपके साथ शेयर किए ना, वो आपको बताएंगे कि अगर पोर्शंस हैं तो वो पोर्शन वाइज हम उसको लेके चलेंगे, कोलेक्टिवली या इंडिविजुअली नहीं लेके चलेंगे, पोर्शन वाइज। आप कोर क्वेश्चन में ये कोर्स कंटेंट वाला क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का निकाला था, स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन में 6 और 7 का निकाल लिया, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड टीचिंग मेथड्स में 9, 10, 11 और 12 का निकाल लिया, लर्निंग रिसोर्सेज में 14, 15, 16 और 17 का निकालना है। हाँ, ये भी हमने निकाला 4.1, Y5 से लेके AB5 तक, Y5 से लेके AB5, ठीक है। 17, 18 का नहीं निकलेगा। इसी तरह ये जो नेक्स्ट है क्वालिटी डिलीवरी 19, 20 और 21 क्वेश्चंस का मीन इकट्ठा निकलेगा, इज़ इक्वल टू एवरेज क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21, ठीक है। फिर इसी तरह इनका एवरेज ये 23, 24 और 25 है, 23, 24 और 25, ये तीन असेसमेंट के ये तीन क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल हैं, इनका मीन हमें निकालना पड़ेगा, इज़ इक्वल टू एवरेज इन तीन वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस करना है। फिर उसके बाद ये हैं एडिशनल कोर क्वेश्चन, यहाँ से 27 क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट हो रहे हैं एडिशनल कोर को। तो ये 27, 28, 29 और 30 इनका एक कलेक्टिव मीन निकलेगा, इज़ इक्वल टू एवरेज 27, 28, 29 और 30, ठीक है। 30 तक ही था ना जी। उसके बाद 31 और 32 और 33 का एक निकलना है, 31 इज इक्वल टू एवरेज 31, 32, 33 का एक निकला है मीन। फिर ये दो बचे हैं आखिरी 34 और 35 इज इक्वल टू एवरेज। तो ये हर एक पोर्शन का इंडिविजुअल, पहले हर एक क्वेश्चन का इंडिविजुअल मीन निकला, फिर हर पोर्शन का एक कलेक्टिव 2, 2, 3, 3, 4, 4 क्वेश्चंस को मिला के, ठीक है। और ग्राफ में आपने इनको शामिल करना है, ये जो वैल्यूज़ है ना आखिरी तीन छोड़ के, आखिरी तीन है एडिशनल कोर क्वेश्चंस की, ठीक है। ये वैल्यूज़ किसकी हैं? एडिशनल कोर क्वेश्चंस की। इसका एक अलहदा ग्राफ बनेगा। और ये जो 6 वैल्यूज़ हैं यहाँ से जो शुरू हो रही हैं, ठीक है। अब ये हैं कोर क्वेश्चंस की, एक कोर क्वेश्चंस का ग्राफ बनेगा और दूसरा एडिशनल कोर क्वेश्चंस का। अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ आपने यहाँ पे निकाली हैं इनको कोशिश करनी है कि कंसेक्टिव कॉलम्स के अंदर आप लिखें, ठीक है। ये 4.1 यहाँ पे है, फिर उसके बाद ये 4.1 1, 2, 3, 4 कॉलम छोड़ के है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4.1 है ना इसको खुद हाथ से 4.1 लिख लें, और ये वाला 4.1, 4.1 ये वाला, ये इसको भी आप हाथ से लिख लें। फिर आप नेक्स्ट कॉलम में ये वाला 4.1 लिख लें, ठीक है, 4.1। फिर नेक्स्ट वाले कॉलम में ये वाला 4.1 लिख लें इधर 4.1, ठीक है। फिर उसके बाद देख लें 4.1 ही है सारे, 4.1 फिर 4.1। तो ये
जो वैल्यूज़ है ना, जो अभी आपने मीन ये 6 लिखे हैं, ये हैं कोर क्वेश्चंस के मीन, ठीक है। उसके बाद आप बच गए आपके पास एडिशनल कोर क्वेश्चंस। तो ये दो पहले 4 हैं और तीसरा 4.1 है। यहाँ पे इसको मैं कर दूँ 4, 4 और 4.1, ठीक है। ये एडिशनल, ये 3 वैल्यूज़ हैं एडिशनल कोर क्वेश्चंस की। अब इनका ग्राफ कैसे इंसर्ट करना है, पहले हम कर लेते हैं कोर क्वेश्चंस का ग्राफ। पहले डाटा सेलेक्ट करना है, मीन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाके चार्ट्स वाले मेन्यू के अंदर आप इस तरह का ग्राफ जो है ना, इस तरह का ये ग्राफ तलाश करें, चार्ट तलाश करें, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये 2D, ये जो बार्स हैं, कॉलम कॉलम या बार चार्ट, ये मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें ये देखें, ये आपका चार्ट इंसर्ट हो गया। वैल्यूज़ उसने यहाँ पे जो मीन वैल्यूज़ हैं 4.5 तक ले ली, मैक्सिमम हमारी 4.4 तक या 4.5 तक। डाटा चूँकि इसमें ये डाटा अवेलेबल जो डाटा होता है ना, उसके हिसाब से थोड़ी सी वैल्यू को बढ़ा देता है। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू तो 4.1 है और सारे ही ये देखें बार जो है ना वो 4.1 को टच कर रहे हैं। और नीचे ये जो 1 2 3 4 है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि 1 से क्या मुराद है, ये आपने अब बताना है। क्योंकि ये जो 4.1 है ये किसका मीन है, ये है हमारा कोर्स कंटेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन का। ये जो मीन है, ये जो 4.1 है, ये किसका मीन है, ये स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन का मीन है। फिर ये 4.1 किसका है, ये है जी आपका लर्निंग एनवायरनमेंट एंड टीचिंग मेथड्स का, ठीक है। नंबर 4 जो है वो किसको ज़ाहिर कर रहा है, लर्निंग रिसोर्सेज को। तो ये आपने जब SAR में इस ग्राफ को शामिल करना है तो वहाँ पे बताना है कि इसका क्या मतलब है, ये जो 1 है इसका क्या मतलब है, 2 जो है इसका क्या मतलब है, ठीक है। फिर आप चार्ट का जो टाइटल है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कर देता हूँ परफॉर्मा 1, परफॉर्मा 1 और कोर क्वेश्चंस का ये ग्राफ है, इसको मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। अब इसको क्या करना है हमने, जो परफॉर्मेंस, इसी तरह ये जो ग्राफ 2 है वो भी आप शामिल इस डाटा को सिलेक्ट करें, 3 वैल्यूज़ को, 3 मीन वैल्यूज़ को, इंसर्ट पे जाएं और अब मैं यहाँ से ये जो चार्ट्स की तमाम करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो ओपन करके दूसरा एक मेथड आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऑल चार्ट्स पे जाएंगे और मुझे कॉलम्स वाले लाइन चार्ट नहीं चाहिए, मुझे कॉलम वाला चार्ट चाहिए। तो कॉलम ये जो पहले नंबर वाला है ना, ये आप क्लस्टर्ड कॉलम, इसको सिलेक्ट करें और इसको इंसर्ट कर दें, ठीक है। इस तरह आप चार्ट की जो वैल्यू टाइटल है वो भी चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है जी, अब इस चार्ट को SAR के अंदर, रिपोर्ट के अंदर शामिल कैसे करना है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल C करें, कॉपी कर लें इसको, और जहाँ पे वर्ड की फ़ाइल में इसको इंसर्ट करना है, मैं इसको करता हूँ कंट्रोल C, और वर्ड की फ़ाइल जहाँ पे मैं इसको इंसर्ट करना चाह रहा हूँ वहाँ पे इसको, ये देखें पेज नंबर 7 के ऊपर परफॉर्मा नंबर 1 का डाटा रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पे इसको पहले पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल C मैंने उधर से कर लिया है, कॉपी कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल V करूँगा तो वो ग्राफ यहाँ पे आ गया। अब इसकी अगर आपने सेटिंग करनी है तो सेटिंग करने के लिए इसको सिलेक्ट करें, इस ग्राफ को यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद कंट्रोल V करने के बाद, उसके बाद आप राइट क्लिक करने के बाद ना, जी राइट क्लिक करना, इसको डबल क्लिक करेंगे ना इस पिक्चर को, तो इसकी जो फीचर्स हैं,
पिक्चर की जो फीचर्स है ना, पिक्चर फॉर्मेट, ये ऊपर एक आ जाएगा, या आप राइट क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट की ऑप्शन भी आ जाती है यहाँ पे। इस पिक्चर को, इस ग्राफ को जब आप राइट क्लिक करेंगे तो ये जो मैं एक पॉपअप विंडो खुलेगी, उसमें फॉर्मेट की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पे नहीं आ रही, जो पुराने वर्जन है वहाँ पे, यहीं पे फॉर्मेट की वर्जन आ जाती है। लेकिन अगर वहाँ पे नहीं आ रही तो ऊपर मेन्यू बार में एक नया मेन्यू ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अब देखें, मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करता तो ये फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट चला गया है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है इस जगह पे, तो जैसे ही मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली पिक्चर फॉर्मेट आपके सामने एक नया मेन्यू ऊपर बन जाएगा। इसको क्लिक करेंगे ना तो इसमें आपने क्या करना है, रैप टेक्स्ट। अब ये आपको बताएगा कि आपने इस ग्राफ को किस तरह इसकी पोजीशन सेट करनी है कि इसके लेफ़्ट और राइट लिखा हुआ नज़र आए या ना आए, इसके ऊपर टॉप पे या बॉटम पे नज़र आना चाहिए या इसके बैक एंड पे नज़र आना चाहिए। तो इस तरह ये पोजीशंस आप यहाँ पे इसकी सेट कर सकते हैं। तो आप क्या करें, इसको थारो करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि ये टेक्स्ट जो ये नंबर 4 पे नज़र आ रहा है ना, ये इस ग्राफ के पीछे चला जाएगा। तो टॉप एंड बॉटम करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि टेक्स्ट जो है ना, या तो टॉप पे आएगा या फिर बॉटम पे, इसकी लेफ़्ट और राइट साइड पे टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। तो मैं इसको ये कर लेता हूँ, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, अब इसको आप चाहे थोड़ा सा इधर कर लें, राइट साइड पे कर लें, जिधर मर्ज़ी लेके जाएं। ये टेक्स्ट इसके या तो टॉप पे नज़र आएगा या फिर बॉटम पे, साइडों पे टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा, चाहे इसका साइज़ जितना मर्ज़ी छोटा बड़ा कर लें। ठीक है, टॉप पे और बॉटम पे टेक्स्ट नज़र आएगा। तो ये पोजीशन इसकी सेट करने का थोड़ा सा आइडिया। तो इस तरह मेरे ख्याल से अब आपकी जितनी भी क्यूरीज़ हैं कि डाटा को एनालाइज कैसे करना है, उसको सबसे पहले कन्वर्ट कैसे करना है, ये सारी की सारी चीज़ें दोबारा मैंने एक वीडियो की सूरत में आपके नज़र कर दी है। अब आप इसको ज़रा आसानी से देख के समझ के ये SAR जो रिपोर्ट है ना, इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दें। थैंक यू जी।